101 कंप्लीट हो गया था सर। 101 कंप्लीट नहीं हुआ था इसमें। आपका रैंप क्या क्या हुआ था? रैंप सर, रैंप नहीं हुआ था, पैरापेट वाल हुआ था। वो टेस्ट को किसी तरह से देने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका किस तरह आपका क्या लेवल है, क्या आप सीखे इतने दिनों में, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए टेस्ट हर किसी को देना कंपलसरी है, ठीक है। वैसे लास्ट कट ऑफ मार्क आपके रखे थे हम 54, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछते थे हम। तो जिनका 54 से नंबर कम आया होगा, थोड़ा सा अपने में मंथन कीजिएगा, सोचिएगा कि क्यों कम आया, कहाँ पर कमी आपका रह गया, इसको सुधार कीजिए। ठीक है, हम लोग रेगुलेशन 1 से आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही हम लोग रेगुलेशन 150 तक पहुंच जाएंगे ना, फिर एक टेस्ट होगा। हम प्रत्येक 50 प्रयास पर कोशिश करते हैं टेस्ट लिया जाए, ताकि आपको पता चलता रहे क्या सीख रहे हैं। पहले लिखने से सही नहीं होता है, लिखने के साथ साथ आपको डिस्कशन और याद रखना भी जरूरी पड़ता है। हम लोग रेगुलेशन 101 में आपका पैरापीट वाल, एम्बैंकमेंट, बर्म और रैम्प, ये 3 चीजों के बारे में बताया हुआ है। हाँ, डिटेल्स वहाँ पर नहीं बताया हुआ है। सारा डिटेल्स डिजिटल सर्कुलर या फिर ऑफिशियल गैजेट में दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स नहीं है। तो हम ये ऑफिशियल गैजेट और सर्कुलर को लेके ही आपका 3 चीज बता चुके हैं। एम्बैंकमेंट के बारे में बताएं, पैरापीट वाल के बारे में बताएं, बर्म के बारे में बताएं। सारा कुछ याद होगा, फिर कभी डिस्कशन करके हम पूछ लेंगे आप लोग से। अभी हम चलते हैं रैंप पर। रैंप किसको कहते हैं, रैंप का क्या क्या प्रोविजंस है, उसको लेकर देखते हैं। लिखना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन पहले लिखिएगा, रैंप क्या है और इसके क्या प्रोविजंस है। क्वेश्चन लिखिएगा, रैंप क्या है, रैंप RAMP, रैंप, रैंप क्या है और इसके क्या 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 प्रोविजंस है। रैंप क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजंस है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर क्या 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 रैंप क्या है, क्वेश्चन लिखा है रैंप क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजंस है, यानी क्या क्या कानूनी प्रोविजंस हो सकते हैं, क्या क्या कानून है। रैंप क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजंस है। रैंप क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजंस है। ठीक है, आंसर लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा। पहला क्वेश्चन है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि रैंप क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजंस है। रैंप क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजंस है। आंसर आपको लिखा रहे हैं, आंसर लिखिएगा। ओपन कास्ट वर्किंग में, ओपन कास्ट वर्किंग में एक बेंच से दूसरे बेंच में, एक बेंच से दूसरे बेंच में, एक बेंच से दूसरे बेंच में आने जाने के लिए, क्वेश्चन था आपका कि रैंप क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। आंसर आप लिख रहे हैं, ओपन कास्ट वर्किंग में, ओपन कास्ट वर्किंग में एक बेंच से दूसरे बेंच में, एक बेंच BNCH बेंच, एक बेंच से दूसरे बेंच में आने जाने के लिए, एक बेंच से दूसरे बेंच में आने जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं, जो रास्ते बनाए जाते हैं, एक बेंच से दूसरे बेंच में आने जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं, जो रास्ते बनाए जाते हैं, उसे ही रैंप कहते हैं, उसे ही रैंप कहते हैं, उसे ही रैंप कहते हैं। ठीक है, इसको ना या फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट 1 2 3 करके 2 3 को प्रोविजन लिख दीजिएगा।
ठीक है, हेडिंग बना सकते हैं प्रोविजंस ऐसे बोल के लिख सकते हैं प्रोविजंस, और उसके बाद डैश देके .1 लिखिए, .1 लिखिएगा, .1 लिखिएगा। रैंप का ग्रेडियंट, रैंप का ग्रेडियंट, रैंप का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब ढाल, रैंप का ग्रेडियंट 1/10, 1/10 से अधिक नहीं होगी, 1/10 से अधिक नहीं होगी, 1/10 से अधिक नहीं होगी, 1/10 से अधिक नहीं होगी। सेकेंड प्रोविजन इसका है रैंप के वन स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच, वन स्ट्रेच की लंबाई, रैंप के वन स्ट्रेच की लंबाई 50 मीटर यानी 50 मीटर से अधिक नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और तीसरा प्रोविजन इसका है, तीसरा प्रोविजन है रैंप में केवल क्राउलर माउंटेड, क्राउलर माउंटेड मशीन या मशीनरी बोल सकते हैं, क्राउलर माउंटेड मशीनरी ही, क्राउलर माउंटेड मशीनरी ही चलेंगे। ठीक है, ये तीन प्रोविजन है। क्या लिखा है पहला प्रोविजन? रैंप का तो पहले डिफिनेशन लिखा दिए, डिफिनेशन लिखाने के बाद पैराग्राफ चेंज करके तीन प्रोविजन लिखना है। पहला प्रोविजन कि रैंप का ग्रेडियंट यानी रैंप का ढाल 1/10 से अधिक नहीं होगी। दूसरा है कि रैंप के वन स्ट्रेच की लंबाई 50 मीटर से अधिक नहीं होगी। और तीसरा है रैंप में केवल क्राउलर माउंटेड मशीनरी ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सके किन्हीं किन्हीं को सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, या फिर ये वन स्ट्रेच वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है ना, वन स्ट्रेच वर्ड का क्या मीनिंग है, इसको थोड़ा समझ जाइए। इसका मीनिंग होता है जैसे हम लोग घरों में भी देखते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर बेंच में रैंप का बात करते हैं, तो रैंप का डिजाइन कैसे हो सकता है, जैसे ये एक बेंच हो गया, ठीक है, ये दूसरा बेंच हो गया, लेकिन इस बेंच और इस बेंच आने जाने के लिए जो रास्ता हम बना रहे हैं, जो रास्ता बना रहे हैं वही रास्ता रैंप हो गया। ठीक है, एक बेंच से दूसरे बेंच में आने जाने के लिए एक तरह से ये वर्टिकल हाइट को हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बेंच से दूसरा बेंच का जो हाइट होगा वर्टिकल हाइट, वो हाइट उसी को मैनेज करके हम चढ़ रहे हैं। तो घरों में भी इसी तरह किया जाता है कि एक तला से दो तला चढ़ने के लिए हम लोग सीढ़ी बनाते हैं। ठीक है, तो कभी भी सीढ़ी ऐसा नहीं देखे होंगे एक तला से दो तला एकदम डायरेक्ट सीढ़ी बनाते हैं। ठीक है, यदि किन्हीं के पास यदि वैसा कोई बनाते होंगे कोई ऐसा, तो उसमें ना इंक्लिनेशन काफी ज्यादा हो जाता होगा, ग्रेडियंट काफी ज्यादा हो जाता होगा। ठीक है, तो उसी ग्रेडियंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी को बार बार हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि स्ट्रेच लेते हैं, यानी बार बार बोल सकते हैं कि मूव करते हैं। जैसे कि एक बार हम मान के चलते हैं कि ये आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, दो तला बिल्डिंग है, तो एक बार हम यहाँ से यहाँ चढ़ गए, फिर यहाँ से यहाँ चढ़ गए, फिर यहाँ से यहाँ चढ़ गए, फिर यहाँ से चढ़ गए, बार बार मतलब, तो एक बार जहां तक सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक सीढ़ी का जो लंबाई है वो वन स्ट्रेच कहलाता है, यही वन स्ट्रेच कहलाता है, वन स्ट्रेच। ठीक है ना, यही ये दूसरा स्ट्रेच हो गया, ये तीसरा स्ट्रेच हो गया, ये चौथा स्ट्रेच हो गया। तो ये बोल रहा है कि कोई भी स्ट्रेच का जो लंबाई होगा ना 50 मीटर से अधिक नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 50 मीटर से अधिक करते हैं तो उस कंडीशन में ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, और ये 50 मीटर से मतलब जितना छोटा छोटा टुकड़ा में जितना बार बार आप कोई हाइट चढ़ने के लिए बार बार आप रोडवे को यदि मूव करते हैं तो उस कंडीशन में ग्रेडियंट घट जाता है। इसीलिए बोला गया कि एक स्ट्रेच की लंबाई 50 मीटर से अधिक नहीं होगी। मतलब यहाँ पर भी हम जो बेंच यहाँ पर जो बनाएंगे ना, ये जो आपका रैंप बनाएंगे एक बेंच से दूसरे बेंच में जाने के लिए, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, इस यहाँ से चला दीजिए यहाँ, फिर यहाँ से चला दीजिए यहाँ, फिर यहाँ से चला दीजिए, इस तरह करके। ठीक है, तो ये जो हो गया एक स्टेज, ये हो गया दूसरा स्टेज, ये हो गया तीसरा स्टेज, इस तरह चौथा स्टेज, इस तरह करके मतलब घुमा घुमा के हम रोडवे को चढ़ाएंगे, इससे मेरा ग्रेडियंट घटेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट 110 से अधिक नहीं होगी। तीसरा बोला गया कि रैंप में केवल क्राउलर माउंटेड मशीन ही चलेंगे। ये क्राउलर माउंटेड में क्या क्या आ जाएगा ओपन कास्ट में? तो क्राउलर माउंटेड में जितने भी शॉवेल मशीन है ना, शॉवेल मशीन यानी जितने भी एक्सकावेटर हैं वो सारे क्राउलर माउंटेड होंगे। डोजर क्राउलर माउंटेड हो जाएंगे। ठीक है, आपका बोल सकते हैं कि ड्रिल, जितने भी ब्लास्ट होल ड्रिल है वो सब क्राउलर माउंटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्राउलर माउंटेड मशीन है ना उन्हीं को इसमें चलने के लिए अलाउ है, ताकि इसका ग्रेडियंट काफी ज्यादा रहता है, इसलिए डंपर को चलने के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, डंपर को चलने के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन हम लोग माइंस में बहुत सारे इलीगल वर्क कर लेते हैं और देखते हैं कि डंपर को भी हम लोग रैंप में एक बेंच से दूसरे बेंच पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो लीगली रूप से नहीं है। इसलिए एग्जाम पर्पस आपको याद रखना होगा कि रैंप में केवल क्राउलर माउंटेड मशीन ही चलेंगे, डंपर माउंटेड मशीन नहीं चलेंगे। ठीक है सर, स्ट्रेच में सर घुमा के रास्ता बनाते हैं सर क्या? हाँ, घुमा के रास्ता बनाते हैं। एक बार घूमने के लिए जो रास्ता बनाते हैं वो 1 स्टिच का रास्ता है। चलिए रेगुलेशन 102 में चलते हैं। पानी छोड़ दिया बे, पानी छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग सर। पैरापीट वॉल, क्या बोल रहे हैं? पैरापीट वॉल्स मेरा पेटवल बता चुके हैं ड्राइंग के साथ, उसका सारा प्रोविजन भी लिखा चुके हैं। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर इम्बार्कमेंट जो हम लोग बनाएंगे, तो जैसे कोई माइंस है, मेरा माइंड से 1.5 किलोमीटर दूर अगर कोई वाटर बॉडी है, तो इम्बार्कमेंट हम अपने माइंड के बाउंड्री पे बनाएंगे या फिर वाटर बॉडी के नजदीक बनाएंगे? कहीं बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। मेरा पर्पस है कि वो पानी जो है ना वो मेरा माइंस में ना इंटर करे, इसलिए कहीं भी बनाइएगा वायरल मेंटेन होना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है नदी के किनारे में बनते हुए, लेकिन कहीं नहीं बना सकते। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा रेगुलेशन। सर पूछ रहे हैं आने जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उसके बाद कुछ और लिखा है क्या सर? लिखा है तो बहुत सारा कुछ लिखा है। मैं 3 पॉइंट लिखे हैं सर, 3 पॉइंट के बीच में जो रास्ते बनाए जाते हैं उसके पहले डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। डिफिनेशन पहले लिखा है कि आपका रैंप किसको कहते हैं, ये उसका डिफिनेशन लिखा है, उसके बाद इसका प्रोविजन लिखा है। वो डिफिनेशन में लिखे सर ओपन कास्ट वर्किंग में घुसने जाने के लिए बनाए जाते हैं। वैसा थोड़ा लिखा है, आप अपने मन से लिख दीजिएगा तो हो गया, ऐसा नहीं लिखा है। सर आगे बढ़िए। इसमें लिखा है कि ओपन कास्ट वर्किंग में एक बेंच से दूसरे बेंच में आने जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उसे ही हम रैंप कहते हैं। सेंटेंस ऐसा सुटेबल होना चाहिए कि कोई पढ़े भी तो सुंदर लगे। चलिए 105 से लिखिएगा, सॉरी 102 से लिखिएगा। किसी रेल वैगन के बीच में, किसी रेल वैगन, वैगन कैसे लिंक होगा? WAGON, वैगन। किसी रेल वैगन के बीच में कोई आम रास्ता, किसी रेल वैगन के बीच में कोई आम रास्ता को आप जनरल रोडवे या पब्लिक रोडवे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखें कि किसी रेल वैगन, RAIL, रेल वैगन, WAGON, वैगन, किसी रेल वैगन के बीच में कोई आम रास्ता ऑब्लिक जनरल रोडवे ऑब्लिक पब्लिक रोडवे की चौड़ाई कितनी होगी? की चौड़ाई कितनी होगी?
सर किसी रेल वैगन के बीच में आम रास्ता ऑब्लिक जनरल रोडवे ऑब्लिक पब्लिक रोडवे की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, तो आंसर लिखिएगा नॉट लेस देन 5 मीटर। आंसर लिखिएगा नॉट लेस देन 5 मीटर। आंसर हो जाएगा नॉट लेस देन 5 मीटर। सर वॉइस ठीक हो रहा सर। नहीं होगा, हमको वीक होगा, सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। आप अपना चेंज कीजिए, अपना देखिए। डिस्टर्ब कर रहा है क्लास बीच में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका नॉट लेस देन 5 मीटर, यानी 5 मीटर से कम नहीं बोल सकते। ठीक है ना, 5 मीटर से कम नहीं। अब इसके बारे में समझिए ये क्या बोला गया। ठीक है, तो ये जो बात बोला गया ना, ये सरफेस का बात बोला गया। सरफेस का बात बोला गया है कि सरफेस में कहीं पर रेल का पटरी है और उसमें वैगन चल रही है। ठीक है ना, रेल वैगन बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं अपना ये भी आ जाएगा जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं ना, जो डिस्पैच करते हैं हम लोग कोयला ट्रेन के थ्रू। ठीक है ना, रेल वैगन उसका जो बोगी कहलाएगा वो रेल वैगन कहलाएगा। तो वहां पर देखिएगा कि यदि कोई वहां से कोई अगल बगल गांव है और गांव के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता वहां पर छोड़ा गया है, तो उस कंडीशन में वो रास्ता का जो चौड़ाई होगा वो 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्या बोले कि सरफेस, देखिए ड्राइंग कर लीजिए, देख के लीजिए, ये सरफेस में कोई ट्रैक लाइन है। ठीक है, सरफेस में कोई ट्रैक लाइन है जहां पर बोल सकते हैं कि हम लोग कोयला लोडिंग करने का या ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करते हैं। तो उसमें कोई रेल वैगन है, ये रेल वैगन है। ठीक है, बहुत सारे रेल वैगन इसमें लगा हुआ है, इसमें कोयला हम लोग लोडिंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं साइडिंग। साइडिंग नाम सुने हैं कोलफील्ड में, साइडिंग जहाँ पर हम लोग कोयला डिस्पैच करते हैं। तो वैसे जगह पर ये भी माइन बाउंड्री के अंदर ही आता है, माइंस के ही अंदर में आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि यहाँ इसी ट्रैक लाइन से होकर कोई पब्लिक रोडवे है, यदि कोई ट्रैक लाइन से होकर यदि कोई पब्लिक रोडवे यदि है, तो उस कंडीशन में पब्लिक रोडवे के लिए कम से कम 5 मीटर रास्ता छोड़ना हो। ठीक है, और उस कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है कि रेल वैगन को 2 भाग में कर दीजिए या फिर आप साइड हटा दीजिए, जो भी करना है। तो 2 भाग में यदि करते हैं तो ये बीच में कम से कम 5 मीटर का रास्ता होना चाहिए। फिर जब लोडिंग हो जाएगा उसके बाद आप फिर दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पब्लिक आने जाने के लिए आपको कम से कम 5 मीटर का रास्ता रखना ही होगा। ठीक है, यदि वहां पर ऐसा सिचुएशन है तो, नहीं है तो फिर कोई जरूरी नहीं। सर जैसे कि बीच में रेलवे क्रॉसिंग होता है तो वही हाँ, रेलवे क्रॉस, एक तो से रेलवे क्रॉसिंग वाला एक तो से उसी के जैसा है, उसी के जैसा है। ठीक है, तो एक तो से उसको भी मान सकते हैं। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पर एकदम रेल की पटरी से होकर आदमी आना जाना कर रहा है ना, तो वहां पर आपका जो रास्ता होगा 5 मीटर से कम नहीं होगा, जस्ट लाइक उसी तरह मान सकते। ठीक है, सरफेस है, सरफेस सरफेस होगा। पब्लिक रोड में कहाँ रहेगा, अंडरग्राउंड तो पब्लिक रोड में रहेगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। सरफेस में जो आपका साइडिंग वगैरह रहता है वहां पर ट्रैक लाइन जब हम लोग कोयला लोडिंग हेलो प्रणाम। हाँ देखल है। साथ हाँ निकल रहे। फिर चेक करना होगा हमको। नसीब खराब है। ट्रेन का पटरी है, वैगन लोडिंग हो रहा है, वहां पर कोई भी आदमी
अब बोल सकते हैं कि जहाँ पर ये दो दो वैगन जुड़ा हुआ है ना, इसके बीच से होकर पार नहीं होगा, ठीक है, रैंक के नीचे से पार नहीं होगा, ठीक है। और भी बोला गया है जैसे कि वैगन के नीचे में बैठकर रहेगा नहीं, सोएगा नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो नॉर्मल चीज है, ये हमारा नॉर्मल सेफ्टी भी है। इसके जहाँ पर वैगन लोडिंग हो रहा है तो वर्कर लोग क्या होता है ना कि थोड़ा सा जैसे धूप आने लगा तो बस इसी वैगन के नीचे में जाके बिछा के सो जाएंगे, बोला कि अब चलेगा उस समय ना, अभी तो 2 घंटा बाद लोडिंग होगा, उसके बाद ना चलेगा, ये सोच के सो जाते हैं, ठीक है। और उस दरम्यान में उसको नींद लग गया तो कोई वहाँ पर पता नहीं, अब वो चलना शुरू करेगा, वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। इसलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस में लिखा हुआ है 102 में कि इस जहाँ पर वैगन लोडिंग होता है वहाँ पर क्या क्या सावधानियां लेना चाहिए। तो कुछ हम बताएं क्या कि इस दो वैगन के बीच से होकर कोई पार नहीं करेगा, ट्रैक लाइन के नीचे से बोल सकते हैं कि वैगन के नीचे से होकर ट्रैक लाइन पर रैंक कर कोई पार नहीं करेगा, ट्रैक लाइन के बीच में कोई सोएगा नहीं, बैठेगा नहीं, ये बहुत सारे प्रिकॉशंस, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसलिए पढ़ने बोल रहे हैं क्योंकि अब जो अभी जो खास करके सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि बोलेगा कि रेल वैगन लोडिंग के समय या रेल वैगन में क्या क्या प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, या क्या इनमें से सही नहीं है, ऐसा बोल देगा। अब बस उसी में से 3 पॉइंट उठाएगा या 4 पॉइंट उठाएगा, जिसमें से एक पॉइंट कहीं ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा जो आपका उस मीनिंग का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। इसलिए हर प्रिकॉशन के वो पढ़ लीजिए, पढ़ने से ही याद हो जाएगा सबको, यहाँ पर क्वेश्चन से लिखाना कोई जरूरी नहीं, सिंपल चीज। लगाने वाला तेल लो, बड़ी महंगा खाने वाला। 10 रुपए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 103 से, 103 से लिखिएगा। सर 102 से 1.2 मीटर कंडीशन है। अच्छा, ठीक है, देखिएगा, रेल के रास्ते के किसी भी तरफ, रेल के रास्ते के किसी भी तरफ, रेल के रास्ते के किसी भी तरफ कितनी मीटर दूरी तक, रेल के रास्ते या फिर आप ट्रैक लाइन भी बोल सकते हो, रेल के रास्ते के किसी भी तरफ कितनी दूरी तक, कितनी दूरी तक कोई भी मटेरियल न रखी जाएगी और न जमा की जाएगी, न रखी जाएगी और न जमा की जाएगी। फिर से मिला लीजिएगा, रेल के रास्ते के किसी भी तरफ, रेल के रास्ते को आप ट्रैक लाइन सिंबल में लिख सकते हैं, रेल के रास्ते के किसी भी तरफ कितनी दूरी तक कोई भी मटेरियल न रखी जाएगी, कोई भी मटेरियल न रखी जाएगी और न जमा की जाएगी, कोई भी मटेरियल न रखी जाएगी और न जमा की जाएगी, ठीक है। ये ट्रैक लाइन है, ये आपका रेल का रास्ता है, तो इधर भी कुछ दूरी लेना है और इस साइड भी कुछ दूरी लेना है। तो ये दूरी कितना दूरी तक, मतलब रेल ट्रैक लाइन है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में कितना दूरी तक कोई भी सामान जमा करके नहीं रखा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, इधर भी दूरी लेंगे और इधर भी दूरी लेंगे, तो ये भी हो जाएगा नॉट लेस देन, या फिर विदिन बोल सकते हैं, विदिन 1.2 मीटर इधर भी और इधर भी विदिन 1.2 मीटर, विदिन 1.2 मीटर। इसका आंसर एक ही लिख लीजिएगा, आंसर लिखिएगा विदिन 1.2 मीटर, मतलब एक 1.2 मीटर के अंदर कोई भी सामान को जमा करके नहीं रखा जाए, चाहे कोयला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई भी अदर मटेरियल, कोई भी मटेरियल को जमा करके नहीं रखा जाएगा। तो आंसर लिखिएगा विदिन 1.2 मीटर, आंसर हो जाएगा विदिन 1.2 मीटर। कहां से, ट्रैक लाइन से 1.2 मीटर के अंदर में दोनों साइड में कोई भी मटेरियल जमा करके नहीं रखा जाए। क्यों? क्योंकि उससे भी एक्सीडेंट होने की चांसेस, आदमी को अगल बगल ट्रेवलिंग करने में या फिर बोल सकते हैं कि कुछ काम करने में, ठीक है। एक 103 से क्वेश्चन लिखिएगा, 103 से
क्वेश्चन लिखिएगा रेगुलेशन 103 के अनुसार, रेगुलेशन 103 के अनुसार, रेगुलेशन 103 के अनुसार किसी हॉलेज रोड, किसी हॉलेज रोड, किसी हॉलेज रोड कॉमा ट्राम लाइन, ट्राम लाइन TRAMLINE, ट्राम लाइन कॉमा रेल लाइन, रेल लाइन हाँ या हॉल रोड, हॉल रोड। क्या क्या लिखा है फिर से सुनिएगा। रेगुलेशन 103 के अनुसार किसी हॉलेज रोड, किसी हॉलेज रोड कॉमा ट्राम लाइन कॉमा रेल लाइन या हॉल रोड, या हॉल रोड के कितने मीटर के अंदर, हॉल रोड के कितने मीटर के अंदर, हॉल रोड के कितने मीटर के अंदर कोई ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, कोई ऑक्यूपाइड स्पेलिंग होगा OCCUPIED, ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, BUILDING, एस जोड़ सकते बिल्डिंग, ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, इसको हिंदी में बोल सकते हैं व्यवसायिक भवन, व्यवसायिक भवन, या इसको एक दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जैसे कि ऐसा घर जो कंपनी का ना हो, लेकिन ऐसा घर जो कंपनी का ना हो, कोई प्राइवेट आदमी का जो अपना कंपनी का ना हो, ठीक है। तो लेके कितने मीटर के अंदर कोई ऑक्यूपाइड बिल्डिंग आ जाने पर, ऑक्यूपाइड बिल्डिंग आ जाने पर, ऑक्यूपाइड बिल्डिंग आ जाने पर, आ जाने पर उनके बीच में फेंसिंग लगाना जरूरी है, उनके बीच में फेंसिंग लगाना या फेंसिंग प्रोवाइड करना बोल सकते हैं, फेंसिंग लगाना जरूरी है। फिर से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। रेगुलेशन 103 के अनुसार किसी हॉलेज रोड कॉमा ट्राम लाइन कॉमा रेल लाइन या हॉल रोड, हॉल रोड के कितने मीटर के अंदर कोई ऑक्यूपाइड बिल्डिंग आ जाने पर उनके बीच में फेंसिंग लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिखिएगा विद इन 15 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा विद इन 15 मीटर, या हिंदी में लिख सकते हैं 15 मीटर के अंदर, ठीक है। हिंदी में हो सकता है 15 मीटर के अंदर, 15 मीटर के अंदर, ठीक है। इसको ड्राइंग इस तरह बना सकते हैं, इसका इमेज भी वैसे कर ही पा रहे होंगे। और इसको नॉट लेस देन 15 मीटर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी रहे तो उसको बोला जाए फेंसिंग लगाना कब जरूरी है, बोला जाए बोल सकते हैं, इसको नॉट लेस देन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे बोला गया ना कि ये कोई प्राइवेट बिल्डिंग, ये कोई प्राइवेट बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई प्राइवेट बिल्डिंग है किसी पब्लिक का, और मेरा माइंड इधर चल रहा है, इसी बिल्डिंग के बगल से होकर एक या तो ट्रैक लाइन गया है, रेल लाइन, ठीक है, ट्रैक लाइन गया है, या फिर कोई ट्राम लाइन जिसको कहेंगे ट्राम लाइन हो सकते हैं कि ऐसा लाइन जिसमें जैसे खास करके ट्राम लाइन का यूज देखा जा सकता है आपका कलकत्ता में इसका यूज देखा जा सकता है, लेकिन ट्राम लाइन मतलब उसमें ट्रैक लाइन भी है, दोनों ही चीज साथ साथ है, ठीक है। तो उसी को जनरली ट्राम लाइन कहा जाता है, लेकिन हम लोग माइनिंग की भाषा में ट्रैक लाइन और ट्राम लाइन को एक जैसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि टॉप या फिर कोई वैगन ही चलेगा, तो ये बोल सकते हैं कि कोई ट्राम लाइन है या हॉलेज रोड है, ठीक है, या फिर कोई हॉल रोड है, ये ना हो कि कोई हॉल रोड है जिसमें डंपर वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके मतलब ट्रैक लाइन या ट्राम लाइन या फिर हॉल रोड के कितने मीटर के अंदर
मेरा कोई बिल्डिंग आ जाने पर बीच में एक फेंसिंग लगाना जरूरी है। तो ये 15 मीटर के यदि अंदर आ जाता है ना, विदिन 15 मीटर, ठीक है, तो इसके बीच में कहीं भी कोई फेंसिंग लगा देना जरूरी। ये फेंसिंग होगी, ये फेंसिंग होगी, ये फेंसिंग, ठीक है। यहाँ फेंसिंग का दूरी नहीं बताया, ध्यान रखिएगा, फेंसिंग का यहाँ पर दूरी नहीं बताया गया कि फेंसिंग कहाँ पर लगेगा, ये नहीं बताया गया। खाली ये बताया गया है कि मेरा हॉल रोड या हॉलेज रोड तो बिल्डिंग के 15 मीटर के अंदर आ जाने पर बीच में एगो फेंसिंग लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक जो रह रहे हैं, ये मेरा माइंस के एक्सीडेंट के चपेट में ना आ जाए, उसका कोई बच्चा या कोई आदमी इसमें इस हॉल रोड या हॉलेज रोडवे के चपेट में ना आए, एक्सीडेंट में ना आए, इसलिए बोला गया। ट्रामलाइन किसे बोले? ट्रैक और ट्राम लाइन बोला जाता है जहाँ ट्रैक लाइन भी रहेगा और बोल सकते हैं कि रोड भी रहेगा। सुनते हैं ना कि कलकत्ता में ऐसा चलता है ना, ट्राम चलता है कलकत्ता में। हाँ सर, कलकत्ता में चलता है। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। 103 हो गया। हाँ, 104 समझिएगा। 104 में आपका एसएमपी, ठीक है ना, 104 में एसएमपी है जिसमें पूरी 2 घंटा टाइम लगता है और सिर्फ एक रेगुलेशन को कंप्लीट करने में। हाँ, जितना रेगुलेशन में नहीं बताया गया वो सारे चीज बताएंगे जो सर्कुलर में बताया गया है, ठीक है। तो 104 को हम फिर नेक्स्ट क्लास में रखेंगे उसको, क्योंकि उसमें शुरू से लास्ट तक सिर्फ एसएमपी का ही बात होगा और कुछ भी बात नहीं होगा, ठीक है। तो एसएमपी में रेगुलेशन में जितना चीज दिया हुआ है उसके अलावा सर्कुलर में जितना चीज है ना उसके बेसिस पर हम समझाने का काम करेंगे। आप देखिए, अगर इस रेगुलेशन को आप कितनों बार पढ़ लीजिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कितनों बार पढ़ लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक एक हम वही सर्कुलर के बेसिस पर यदि एक बार समझा देंगे ना, फिर आप इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा, फिर कुछ समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई एब्सेंट नहीं करेंगे और एसएमपी ही सिर्फ होगा। तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए यदि आप फेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसके लिए कम से कम हमको लग रहा है कि 3 4 5 6 5-6 पेज छोड़ के रख सकते हैं, ठीक है। पेज मतलब 1 2 3 ऐसा, ठीक है। 5-6 पेज छोड़ के रख दीजिए, 5-6 बोथ साइड इक्वल पे सर? नहीं, बोथ साइड इक्वल टू 2 पेज। क्या बोले? बोथ साइड मतलब 4 नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा हो जो नेटवर्क इशू हो रहा है, अगर बोथ साइड थोड़ा सा अपना ये कीजिए ना, अपना छत पर चढ़िए, कहीं पर चढ़िए, पेड़ पर चढ़िए, कहीं पर चढ़ना ही हो। सर अगर बोथ साइड पेज छोड़े तो कितना पेज छोड़े? देखिए, हम लोग किताब में किस तरह पेज नंबर लिखा रहता है, किताब में किस तरह पेज नंबर लिखा रहता है, बस उसी तरह 6 पेज छोड़ दीजिए। सर ये जो बोले थे आपका फेंसिंग, जो वो रोड और बिल्डिंग के बीच में फेंसिंग या फेंसिंग और बिल्डिंग के बीच में आपका 15 सेंटीमीटर, मतलब होल रोड और बिल्डिंग के बीच में 15 सेंटीमीटर, या फेंसिंग जो लगाएंगे हम लोग वहां से बिल्डिंग के बीच में 15 मीटर। चलिए ये आप ये भी 15 मीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए, सारे बच्चे बता दीजिए कि हमको पता है कि क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर हम अपने से दिए थे कि यस सर। बीच में लगाए थे सर उसके बीच। आपके हमको पता है, देखिए आप कितनों कीजिएगा ना, हमको आपको पता है कि आपके मन में क्या क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले से ही आंसर बोल के रखते थे, आपको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम बोले थे इस रोड यानी हॉल रोड या हॉलेज रोड और बिल्डिंग के बीच का दूरी 15 मीटर आने, ठीक है। फेंसिंग का दूरी नहीं बताया गया। यस सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए 105 से देखिएगा। वैसे यहाँ पर क्या करेगा वो बता दें, फिर 105 यहाँ से वैसे आपका मेथड ऑफ वर्किंग चालू हो जाता है।
ठीक है ना। 105 से 104 से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक मेथड वर्किंग का हम डायग्राम आपका एक चार्ट बना देते हैं और उस चार्ट के अकॉर्डिंग फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर रेगुलेशन में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फिर डायरेक्टली रेगुलेशन बताएंगे तो फिर हो सके बेसिक नॉलेज क्लियर ना हो। ठीक है, तो 105 स्टार्ट करने से पहले एक चार्ट हम ड्राइंग कर रहे हैं, उस चार्ट को लिखिएगा कि हम लोग माइनिंग यानी मैं बोल सकते हैं मेथड ऑफ वर्किंग को कितने तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग ब्रीफ करते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, लिखते चलिएगा साथ साथ में मेथड ऑफ वर्किंग। राइटिंग दिख रहा है तो इसे और बड़ा करना होगा। दिख रहा है सर। ठीक है सर। देख रहे हैं, सही है सर। ठीक है। अब बताइए, कोई यदि जानते होंगे तो बोल सकते हैं मेथड ऑफ वर्किंग कितने टाइप के होते हैं, यानी हम लोग कोयला कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो तरह से। दो तरीका। क्या क्या दो तरीका? मैनुअल मेथड और अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट। ओपन कास्ट वर्किंग लिखते चलिएगा। चलिए माइक बंद कर हम ही लिख देते हैं, लिखते चलिएगा ओपन कास्ट वर्किंग। और दूसरा मेथड है अंडरग्राउंड वर्किंग। अंडरग्राउंड वर्किंग, अंडरग्राउंड वर्किंग। ठीक है, अब ओपन कास्ट वर्किंग कितने तरीके से चलाया जाता है? तो ओपन कास्ट वर्किंग भी दो तरीके से चलाया जा सकता है। एक हो गया मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, और दूसरा हो गया मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग को हम लोग कौन सा रेगुलेशन पढ़ेंगे? तो रेगुलेशन नंबर 105 में पढ़ेंगे। रेगुलेशन नंबर मैनुअल ओपन कास्ट हम लोग रेगुलेशन नंबर 105 में, रेगुलेशन भी उल्लेख कर दीजिएगा, रेगुलेशन नंबर 105। और मैकेनाइज हम लोग किसमें पढ़ेंगे? तो रेगुलेशन नंबर 106 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया ओपन कास्ट का दो ही टाइप। ठीक है, हाँ बहुत सारे साइड बुक में याद रखिएगा, बहुत सारे साइड बुक में 3 टाइप बता दिया गया है जो कानूनी रूप से सही नहीं। ठीक है, क्योंकि कानून में मेरा बताया गया 2 ही टाइप, क्योंकि बहुत सारे साइड बुक में एक बताया गया अलग से सेमी मैकेनाइज। ठीक है ना, तो उसको हमको लेकर नहीं चलना है, क्योंकि मेरा रेगुलेशन 2 ही बता रहा है, मैनुअल और मैकेनाइज, तो 2 ही लेकर चलेंगे। ठीक है, अब अंडरग्राउंड वर्किंग कितने तरीके से चलता है? तो अंडरग्राउंड वर्किंग भी 2 ही तरीके से चलाया जाता है। एक हो गया आपका बोर्ड एंड पिलर वर्किंग, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग। और दूसरा टाइप हो जाएगा लॉन्ग वाल वर्किंग, लॉन्ग वाल वर्किंग। ठीक है, दिख पा रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि बोर्ड एंड पिलर वर्किंग कितने तरीके से चलाया जाता है। तो बोर्ड एंड पिलर वर्किंग भी 2 ही तरीके से चलाया जाता है। एक डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोर्ड एंड पिलर का इनिशियल स्टेज कहते हैं, और दूसरा होता है डिपिलरिंग जिसको हम लोग बोर्ड एंड पिलर वर्किंग का फाइनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इनिशियल स्टेज और ये हो गया फाइनल स्टेज, मतलब डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज और डिपिलरिंग फाइनल स्टेज। ठीक है, अब डेवलपमेंट को भी कितने तरीके से चलाया जा सकता है? तो डेवलपमेंट भी 2 तरीके से चलाया जा सकता है। एक डेवलपमेंट विथ पैनल, और एक हो जाएगा डेवलपमेंट विदाउट पैनल। डेवलपमेंट विदाउट पैनल। ठीक है, और डिप्लेयरिंग कितने तरीके से चला जाता है? तो डिप्लेयरिंग भी ना 2 तरीके से चलाया जाता है। एक हो गया आपका स्लाइसिंग मेथड, और दूसरा हो गया स्टूकिंग
स्टोकिंग मेथड, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड कितने तरीके से चलाया जाता है? तो स्लाइसिंग मेथड भी दो तरीके से चलाया जाता है। एक हो जाएगा आपका लेबल स्प्लिट, डीप स्लाइस, और दूसरा हो जाएगा डीप स्प्लिट, लेबल स्लाइस, ठीक है। बहुत सारा वर्ड का मीनिंग अभी नहीं समझ में आएगा, हम लोग आगे चलेंगे सारा वर्ड समझ में आएगा। अब लेबल स्प्लिट कितने तरीके से चला जाता है? लेबल स्प्लिट डीप स्लाइस कितने तरीके से चला जाएगा? ये भी दो तरीके से चला जा सकता है। एक हो गया विथ स्टोइंग, और दूसरा हो जाएगा विथ कैविंग, ठीक है। उसी तरह ये डीप स्प्लिट लेवल स्प्लिट में कितना चला जाएगा? ये भी हो जाएगा स्टोइंग और कैविंग, दोनों में से कोई एक, ठीक है। स्टोकिंग मेथड कितने टाइप का होता है? स्टोकिंग मेथड दो टाइप का होता है। स्टोकिंग मेथड दो टाइप का हो गया। एक हो गया स्टोक मेथड, दूसरा होता है हाफ मून मेथड, और तीसरा हो जाएगा फेंडर मेथड। और सभी को, चाहे स्टोक बोलिए, चाहे हाफ मून बोलिए, चाहे फेंडर बोलिए, सभी को भी दो तरीके से चलाया जा सकता है, या तो स्टोइंग या कैविंग, सभी के दो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। स्टोइंग या कैविंग, ठीक है। ये भी हो जाएगा स्टोइंग, कैविंग, ये भी हो जाएगा स्टोइंग या कैविंग, ठीक है। अब लॉन्ग वाल कितने तरीके से चला जाता है? तो लॉन्ग वाल भी दो तरीके से चला जाता है। एक लॉन्ग वाल एडवांसिंग, और दूसरा होता है लॉन्ग वाल रिट्रीटिंग। और एडवांसिंग कितने तरह से चला जाएगा? ये भी दो तरीके से हो जाएगा, स्टोइंग और कैविंग। फिर रिट्रीटिंग कितने चला जाएगा? तो ये भी हो जाएगा स्टोइंग और कैविंग। यानी फाइनल मेरा जो होता है ना, या तो स्टोइंग करके फाइनल कर देते हैं डिप्लेयरिंग को, या कैविंग करके। यही हो गया पूरा बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ वर्किंग का स्टार्ट। इतना ही तरीका को हम लोग जनरली पढ़ना है। इसके अलावा जो भी अदर देन मेथड है ना, वो रेगुलेशन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसको फिर हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना चाहते हैं डेवलपमेंट। यहाँ पर बोर्ड एंड पिलर का डेवलपमेंट जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कौन सा रेगुलेशन पढ़ेंगे? तो ये हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 111, ठीक है। डिप्लेयरिंग को कहाँ पढ़ेंगे? तो रेगुलेशन नंबर 112, ठीक है। और लॉन्ग वाल को कहाँ पढ़ेंगे? रेगुलेशन नंबर 113। ये हो गया सर, ठीक है। एक फोटो खींच के हम डाल देते हैं ग्रुप में। आप जिनको दिक्कत हो रहा है लिखने में, आप वो ग्रुप में फोटो देखकर लिख सकते हैं। सर हाईवेल माइनिंग, हाँ, वो सारा अदर देन में आ जाए, ठीक है। सारा अदर देन में आ जाए, वो सब भी बताएंगे। हाईवेल माइनिंग, होराइजन माइनिंग, हाइड्रो माइनिंग, ठीक है, वो सब बताएंगे। लेकिन जब चैप्टर वाइज चलेगा ना, उसमें बताएंगे।
ग्रुप में डाल दिए फोटो को, देखिए फोटो भी यदि यहाँ से देखने में असुविधा हो रही है तो आप तो फोटो देख के देखिए, लिख के फाइनल कीजिए पूरा तुरंत, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुक करना पड़ेगा क्या ऐसा? थोड़ा सा कहीं कहीं कट रहा है तो फोटो देख के ही लिखिएगा, स्क्रीन में थोड़ा थोड़ा कट रहा है। सर फोटो डाल दिए। फोटो डाल दिए हैं। रेगुलेशन नंबर को भी कोरिलेट कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ रेड कलर में रेगुलेशन नंबर लिखे हैं ना उसको भी कोरिलेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चार्ट को देखिएगा तो रेगुलेशन नंबर याद रहे। हो गया सर। ठीक है, लिख लिए हैं। मोबाइल तो रहने तो आधा घंटा बस। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। इतना आसान है बत्ती चौखाना। सर अभी हम लोग इस चार्ट के अनुसार चलेंगे सर। नहीं चलेंगे हम लोग रेगुलेशन के अनुसार, चलेंगे रेगुलेशन के अनुसार, लेकिन जहाँ हर जगह पर ये चार्ट आपको नजर आएगा, चार्ट का ही नजर आएगा सर। इसलिए तो रेगुलेशन नंबर जितना को चीज दिया हो सर। हाँ सारा चीज बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। इसीलिए यही कारण से तो देखिए रेगुलेशन में जितना चीज दिया हुआ नहीं उतना चीज इसमें एंटर करके हम बताते चलते हैं, इसी कारण से लेट होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन में आप अपने या आप अपने को या हमको चक्कर में नहीं फंसाएगा जिसका जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कोई ऐसा सर ये बोर्ड एंड पिलर का BORD होगा। BORD होगा, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा, उसको सुधार लीजिएगा, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो सकता है। BORD सब कुछ सुधार लीजिएगा। BORD सही बोल रहे हैं ना, कंफर्म नहीं है? हाँ सर सही है। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर को ही सर रूम एंड पिलर बोलते हैं सर। नहीं बोलते हैं, उसी के जैसा होता है, लेकिन रूम एंड पिलर अपना देश में नहीं चलता है, फॉरेन कंट्री का मेथड है। चलिए मिटाते हैं इसको। ओके सर। हम लोग सबसे पहले चलेंगे अभी रेगुलेशन 5, ठीक है ना, जिसमें ओपन कास्ट का मैनुअल वर्किंग दिया हुआ है। फिर 106 में चलेंगे मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। फिर उसके बाद 7-8 में फुंकचालक आएगा। फिर हम लोग बाद में जब 111 आएगा तो डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर 112 आएगा तो डिप्टेयरिंग पढ़ेंगे। ये सब किस तरह करके आपका सीक्वेंस आते जाए।
डाउट है सर, पीछे जब हम कुछ चैप्टर में मतलब 2-3 चैप्टर पीछे जो बैक में वो सब डाउट आपसे कब बात कर पाएंगे सर? थोड़ा सा जानकारी लेना है। क्लास करने के बाद डाउट हुआ है? नहीं क्लास करने से हम आपका क्लास बीच में स्टार्ट किए, नया स्टूडेंट है। इसी का ठीक है, क्लास करने के बाद भी यदि डाउट रहता है तो फिर आप क्लास में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्लास करने के अलावा यदि आपका डाउट हो रहा है मतलब आप क्लास ही नहीं किए, उस कंडीशन में आप फोन से कभी बात कर सकते हैं, शाम में बात कर लीजिए। जी सर, वही पूछ रहे थे। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा रेगुलेशन 105 से। वैसे यहाँ पर 3 चीज हम बता दें कि ओपन कास्ट वर्किंग जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जो भी बेंच का फॉर्मेशन करेंगे, बेंच का या ओपीडम का, बेंच का ही याद रखिएगा। बेंच का जब फॉर्मेशन करेंगे तो वो 3 बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, 3 मटेरियल पर बने बेंच का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तीनों के कंडीशन में अलग अलग डाटा होगा। एक बात होता है आपका लूज मटेरियल। ठीक है ना, लूज मटेरियल का यदि बेंच रहेगा, लूज मटेरियल में क्या क्या आएगा? लूज मटेरियल में आएगा आपका, लूज मटेरियल क्या क्या आएगा? हम क्वेश्चन अभी नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं कि 3 बातों पर बेंच का हाइट विड्थ डिपेंड करेगा। लूज मटेरियल में क्या क्या आएगा? तो लूज मटेरियल में आएगा एलुवियल सॉयल, ठीक है, मोरम जो लाल वाला मिट्टी रहता है, मोरम, 293 और क्या आ जाएगा? ग्रेवल, 293 ठीक है, ग्रेवल को लोग बजरी बोलते हैं। ग्रेवल, क्ले मतलब मिट्टी हो गया, डेब्रिस मतलब लूज पत्थर हो गया। ठीक है, और अदर सिमिलर ग्राउंड, ठीक है। तो ये सब आपको ये सब को हम लोग ना वैसे लूज मटेरियल वर्ड बोल सकते हैं, रेगुलेशन में कहीं पर नहीं है, कहीं पर भी लूज मटेरियल नहीं बोला गया, लेकिन एक बोल सकते हैं कि सरल तरीके से समझने के लिए हम ये वर्ड डाले हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में आपको यही से वर्ड लिखा है, ये जो वर्ड है ना यही से वर्ड लिखा है, एलुवियल सॉयल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस, या इसी तरह से मिलता जुलता कोई और मटेरियल। जब ऐसा मटेरियल से यदि कोई बेंच का फॉर्मेशन हुआ है, उस कंडीशन में वो काफी कमजोर होता है, और उस कंडीशन में बेंच का हाइट और विड्थ को फिर आपको एक अलग तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ अलग होगा बेंच का हाइट विड्थ। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन होता है आपका कोयला का, क्या बोले? ग्रेवल, बजरी बोलते हैं, ग्रेवल को बजरी बोलते हैं। उसको नेटवर्क पर देख लीजिए किस तरह मिट्टी दिखता है। ठीक है, एक और दूसरा, ठीक है, एक लिख माने इसको लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं, जो लिखाएंगे जो बोर्ड में रहेगा वो लिख सकते हैं। 3 वो कंडीशन बता रहे हैं कि तीनों ही कंडीशन पर बेंच का डिजाइन होता है। ठीक है, तो एक लूज मटेरियल के बेस पर, हाँ जनरल कंडीशन है, ये लूज मटेरियल के बेस पर आपका बेंच का डिजाइन होगा। फिर कोयले के केस में बेंच का डिजाइन होगा। फिर एक तीसरा कंडीशन होता है हार्ड रॉक, ठीक है, या इसको सैंडस्टोन बोल सकते हैं, सैंडस्टोन। ठीक है, यही 3 कंडीशन है। तीनों ही कंडीशन बेस पर हम लोग मैनुअल में भी पढ़ेंगे, मैग्नाइट में भी पढ़ेंगे कि बेंच का हाइट विड्थ कितना होता है। ठीक है, कभी पूछ दिया जाएगा कि आपका यदि बेंच एलुवियल सॉयल, मोरम, लूज डेब्रिस से बना हुआ बेंच है तो उसकी हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ऐसा पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि यदि आपका कोयला का बेंच है तो उसमें हाइट विड्थ कितनी होगी। या पूछा जा सकता है कि आपका हार्ड रॉक का बेंच है तो उसमें हाइट विड्थ कितनी होगी। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशन। ठीक है, इसलिए तीनों को यहाँ पर हम लिखे एक साथ, इसको नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो से मतलब ये हो गया कंडीशंस या क्राइटेरिया बेंच का डिजाइन तैयार करने। चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा, इसको लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। सर तीनों कंडीशन में अलग अलग होगा सर बेंच का हाइट? हाँ, तीनों कंडीशन में अलग अलग होगा। सर ये सिमिलर ग्राउंड लिखे हैं? सिमिलर ग्राउंड लिखे हैं उसमें, या अदर सिमिलर ग्राउंड। डेब्रिस के बाद लिखे हैं और अदर सिमिलर ग्राउंड।
कंडीशन फॉर बेंच फॉर्मेशन। क्या बोले, फिर से बोलिए। क्या बोले, नहीं समझ में आया आपकी बात का। सर इसको एक टॉपिक बना दे रहा हूँ, जनरल कंडीशन फॉर बेंच फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। या फिर कंडीशंस, जनरल नहीं लिखिएगा, कंडीशंस ऑफ बेंच फॉर्मेशन ऐसा लिख दीजिए। कंडीशन, ये सारे तीनों का तीनों कंडीशंस ही हैं, ठीक है। या क्राइटेरिया बोल सकते हैं, क्राइटेरिया ऑफ बेंच फॉर्मेशन। सर सिमिलर ग्राउंड क्या बोले सर? टाइप्स के होते हैं और तीनों लिख दीजिए, 3 टाइप्स के। लूज मटेरियल का बेंच, कोयले का बेंच या हार्ड रॉक का बेंच, ठीक है ना। बेंच का एक तरह से टाइप हो गया मटेरियल के बेसिस पर, मटेरियल के बेसिस पर बेंच का ये तीनों टाइप हो गया, ठीक है ना। मटेरियल के बेसिस पर बेंच का ये तीनों टाइप हो गया। उसके बाद अपने हिसाब से जो कुछ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये मटेरियल के बेसिस का टाइप हो गया ये। सिमिलर ग्राउंड मतलब नहीं समझ रहे। सिमिलर मतलब सेम, वही सब जैसे एल्वियल, सोयल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस, ये सब से इसी की तरह ही, इसी के तरह ही यदि कोई अलग ग्राउंड रहेगा, कोई अलग मटेरियल रहेगा तो उसको सिमिलर ग्राउंड कहेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा कि रेगुलेशन 105 के अनुसार, रेगुलेशन 105 के अनुसार, रेगुलेशन 105 के अनुसार, रेगुलेशन 105 के अनुसार मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच का स्लोप कितना होना चाहिए। बेंच का स्लोप, SLOP, स्लोप, स्लोप मतलब ढाल। क्या लिखे, रेगुलेशन 105 के अनुसार मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच का स्लोप कितना होना चाहिए, बेंच का स्लोप कितना होना चाहिए, में फंसाएगा क्या। ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा 45 डिग्री से अधिक नहीं। आंसर लिखिएगा नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री, ठीक है। तो लिखिएगा, हिंदी से लिखना है तो लिख सकते हैं 45 डिग्री से अधिक नहीं। इंग्लिश से लिखिएगा तो लिख दीजिएगा नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वहीं पर जहां पर आप लिखे ना 45 डिग्री से अधिक नहीं, वहीं पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि लूज मटेरियल एवं कोल बेंच के केस में, दो ही चीज के बारे में बोला गया। लूज मटेरियल, लूज में जहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जहां लिखे ना 45 डिग्री से अधिक नहीं, उसी में ब्रैकेट देके लिखिएगा लूज मटेरियल एवं कोल के केस, कोल बेंच के केस, लूज मटेरियल एवं कोल बेंच के केस, लूज मटेरियल एवं कोल बेंच के केस, ठीक है। क्लियर हो गया कि यदि आपका बेंच लूज मटेरियल यानी ये सब मटेरियल से बना है, एल्वियल, सोयल, मोरम, ये सब से बना है, या फिर कोयला का बेंच है, तो उस कंडीशन में बेंच का जो स्लोप होगा ना वो 45 डिग्री से अधिक होगा। और यदि बोल सकते हैं हार्ड रॉक का बना हुआ है तो इस कंडीशन में इसका बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी वगैरह करवा के इसको डिजाइन किया गया है, इसका कंडीशन नहीं दिया, ठीक है। पुष्पा हम बस लाने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बेंच किसको कहते हैं उसको थोड़ा सा इमेज कर लीजिएगा। लूज मटेरियल और उसके बाद चढ़ाया था ना तेरा लूज मटेरियल एवं कोल बेंच के केस में, ये 271 लूज मटेरियल एवं कोल बेंच। भाई हेडफोन लगा के पढ़ो भाई, आराम से सर बोर्ड फिर भी छूट जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बेंच का स्लोप किसको कहते हैं। ये मान के चलते हैं कि बेंच है, ये देखिए ओपन कास्ट का ये बेंच है, ओपन कास्ट का बेंच है ना, मान के चलिए यहाँ पर 2 बेंच डिजाइन किए हैं, 2 बेंच डिजाइन है, तो बेंच का स्लोप किसको कहेंगे। ये इसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ
ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बनता है इस बेंच का ये स्लोप कहलाएगा। ये जो बेंच है, ये बेंच हो गया, इसका ये स्लोप कहलाएगा। यही बोल रहा है कि नॉट मोर देन 45 डिग्री। ठीक है, इस बेंच का भी स्लोप क्या हो जाएगा इसके हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो एंगल बन रहा है ये इस बेंच का स्लोप कहलाएगा। ये दूसरा बेंच हो गया। ठीक है, इसका स्लोप हो जाएगा नॉट मोर देन 45 डिग्री, यही स्लोप बोला जा रहा है। इसको आप नीचे समझने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लोप 45 डिग्री से अधिक न जाए। किस केस में? यदि ये दोनों बेंच आपका ये एलवीएल सॉयल, मोरम, ये क्ले, ये सब से बना है या फिर कोयला से बना है, दोनों ही केस में 45 डिग्री से अधिक नहीं हो। हाँ, हार्ड रॉक के केस में नहीं बताएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं, ये बेंच स्लोप हो गया, ये बेंच स्लोप, बेंच स्लोप, ये बेंच स्लोप। सर पहला जो एंगल बना है सर फर्स्ट बेंच के लिए, सर ऊपर वाले बेंच के लिए। प्रत्येक बेंच याद रखिएगा, प्रत्येक बेंच का अपना अपना बेंच स्लोप होता है, और उसके बाद फिर एक ओवरऑल स्लोप भी होता है जिसको आगे बढ़ाएंगे, जिसको पीट स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक बेंच का अपना अपना स्लोप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा मैनुअल ओपन कास्ट में, मैनुअल ओपन कास्ट में, मैनुअल ओपन कास्ट में बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए? मैनुअल ओपन कास्ट में, मैनुअल ओपन कास्ट में बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए? मैनुअल ओपन कास्ट में बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए? मैनुअल ओपन कास्ट में बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, बेंच की हाइट पूछी जाए ना, ऊंचाई, बेंच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मैनुअल ओपन कास्ट में बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका 3 कंडीशन है, तीनों मटेरियल के लिए अलग अलग। जैसे अभी 3 मटेरियल बताए ना, एक मटेरियल हो गया लूज मटेरियल जो आपके एलवीएल, सॉयल, मोरम, ग्रेवल, ये सबसे यदि बेंच रहेगा तो उसका कंडीशन अलग हाइट होगा। कोयला का बेंच रहेगा उसका कंडीशन अलग हाइट होगा, और यदि हार्ड रॉक का बेंच रहेगा तो उसका कंडीशन अलग होगा। तीनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर बेंच हाइट किसको बोलते हैं? तो बेंच हाइट को ड्राइंग यहीं पर कर लीजिएगा, उसी में लिख सकते हैं, वहीं पर ड्राइंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर ड्राइंग करके लिख सकते हैं। ये बेंच हाइट, बेंच हाइट जो होगा ना, बेंच हाइट जो होगा, ये बेंच हाइट, ये बेंच हाइट, एक वर्टिकल हाइट। ठीक है, ये बेंच हाइट हो गया, या फिर यहाँ पर ड्राइंग करके आप ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट से ले लीजिए एकदम सीधा वर्टिकल, ये हो गया बेंच हाइट, ये हो गया बेंच हाइट। ठीक है, ये हो गया बेंच हाइट, इसी को बेंच हाइट कहते हैं। तो बेंच हाइट तीनों बातों पर डिपेंड करता है। इसको ड्राइंग कर लीजिए, उसका आंसर लिखा, इसको ड्राइंग करके उसका आंसर लिखिए। सर वो पूरा 90 डिग्री होगा। हाँ, ये पूरा 90 डिग्री, सही बोल रहे हैं, ये पूरा 90 डिग्री। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा बना दीजिएगा बस, ये हो गया ये बेंच हाइट। ठीक है, इसका एक वैसे नेक्स्ट क्लास आप जब आगे बढ़ेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा मतलब सारे पूरा फीट का सारे बेंचेस का एक बार हम पूरा करेंगे, और सारे उसमें जितने भी टर्म्स हैं ना उसको दिखाने का काम करेंगे। कितना मतलब बेंच का है? चलिए आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिएगा। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा, पहला कंडीशन लिखिएगा, पहला कंडीशन एलवीएल सॉयल जो पहले लिखा कर रखे, पहला कंडीशन लिखिएगा आंसर में। आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा एलवीएल सॉयल, एलवीएल सॉयल
उसके बाद क्या था पुलिस लिख के मोरम और क्या था बोलो जितेंद्र का नंबर है जितेश का ग्रेवल क्ले उसका कितना है 32 नंबर क्ले हमको नहीं पता चलो एवरेज फोन लगान थोड़ा सा ले जाना एवरेज ईटीसी के केस में ईटीसी कर दिए ईटीसी के कंडीशन में या ईटीसी के केस में लिख सकते हैं केस में या कंडीशन में जो लिखना लिख सकते हैं ईटीसी के केस में 1.5 मीटर से अधिक नहीं थोड़ा सा 14 लेके चल गया मीटर से अधिक नहीं ठीक है सेकंड पॉइंट लिखिएगा सेकंड पॉइंट कौन ले गया कौन बेंच के केस में कंडीशन में कौन बेंच के कंडीशन में 3 मीटर से अधिक नहीं 3 मीटर से अधिक 3 मीटर से अधिक नहीं इसलिए नहीं लिखा रहे हम समझने के लिए हर जगह बोलेगा ना गलत मत में फंस जाएगा क्योंकि क्लोज मेटल कहीं से क्या नहीं वो सिर्फ समझने के लिए हम क्योंकि जब भी क्वेश्चन आंसर आएगा उसमें क्लोज मेटल नहीं लिखा रहेगा करेक्ट लेकिन उसमें यही चीज लिखा रहेगा इसलिए लिखा तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा शुरू में लिखा देते थे शुरू में इसलिए लिखा था कि क्वेश्चन के लेवल हाई नहीं लेकिन हाई चलते जा रहा है इसलिए जो वर्ड है वही वर्ड लिखा तीसरा लिखाते हैं हार्ड रॉक के केस में हार्ड रॉक के बेंच के कंडीशन में या केस में बहुत दिक्कत 6 मीटर से अधिक नहीं करता रिकॉर्ड 6 मीटर से 202 अधिक नहीं कहाँ जितेश का देखो नाम 6 मीटर से अधिक नहीं 6 मीटर से अधिक नहीं 271 बना देते ठीक है तीनों के लिए अलग अलग हो गया 1 1.5 3 6 सीधे डबल डबल होते चल गए याद रखने का ट्रिक क्या है इसको डबल कर दीजिए 1.5 का 3 3 का 6 ठीक है इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा जहाँ पर लिखे ना डाटा उसी के नजर ना है 1.5 मीटर को भी अंडरलाइन कर दीजिए ठीक है उसके बाद 3 मीटर को भी अंडरलाइन कर दीजिए और 6 मीटर को भी अंडरलाइन कर दीजिए दूसरा खाता नहीं वो लगा दो वो नहीं है ये है चलिए हाइट के बारे में समझ गए हम लोग मैनुअल ओपन कास्ट में बेंच का हाइट 3 बातों पर डिपेंड करती है एक लूज मटेरियल में अलग केस है 1.5 मीटर से अधिक नहीं कोयला में 3 मीटर से अधिक नहीं और हार्ड रॉक में 6 मीटर से अधिक नहीं चलिए आगे की क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन लिखिएगा मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहे हैं मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच अरे टीचर वाला लाने आ रहा था मौका मिला उसको आया है वो जो आया रहता है उसका तो लेने आओ ही मत जो नहीं आया उसका लेने आना कभी कभी तो बच जाएगा बहुत अगर तुमको कोई बोलता मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की विड्थ कितनी वो देखा कि जा रहा था हमको बोलता है बोला नहीं लाएंगे वहाँ नहीं लाएंगे नहीं देता है बोल देना मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की विड्थ कितनी देखो हमसे पूछा आया है ठीक है आंसर लिखिएगा इसका आंसर लिखिएगा तीनों ही कंडीशन में फलाना सब नहीं आ रहा आंसर लिखिएगा फलाना सब तीनों ही कंडीशन में दोनों नहीं आ रहा नहीं आएगा बस तीनों ही कंडीशन में कल पहला है ना बेंच की विड्थ कल पूरा काम किया है तीनों ही कल देवी कंडीशन नहीं आया में था आए थे तीनों को तो तीनों पहला ही ही कंडीशन में बेंच की विड्थ पुष्पा लाला बैठ के बेंच रहता की था विड्थ कोमा देके लिखिएगा बेंच की अबे हाइट से हेडफोन कम क्या नहीं बोला क्यों नहीं लगाता है बेंच की रिकॉर्ड हो हाइट रहा से है ना। कम नहीं होगा ओ अब बिना यार हेडफोन के बिना रिकॉर्ड नहीं तीनों ही होगा। तो कंडीशन ठीक है फिर तो में रिकॉर्ड से बेंच की छोड़ दे तब तो कॉमा, सुन भी मत बेंच की बाद में हाइट से अच्छे कम से नहीं होगा इंतजाम बेंच की हाइट से कम नहीं होगा मुझे तो आने का मन है शाम में आने का मन था क्या बोले साइन उन करवाना था इससे मिला लीजिएगा तीनों ही कंडीशन में राजेंद्र से बेंच की विड्थ नहीं सब साइन कॉमा करवाना ना बेंच की हाइट से कम नहीं होगी अटेंडेंस सीट 5 के बाद फिर सुनाएगा मैनेजर क्यों ठीक है क्लियर समझ में आ गया सुना क्या रहा पता था है हम लोग गए थे तो क्यों 5 तारीख के बाद हम करेंगे नहीं 5 तारीख से क्या काम कर रहा था अजय तू लोग को हाँ अजय नहीं करवा पाते अजय हो? है शिफ्ट में ना अजय ये रुक गया क्या तो तुम तो अजय से कराएगा नहीं आवाज नहीं आ रही रुक गया रुक गया देवराज से कराएगा मेरे सब क्लियर है लोग ऐसे लगे
सर आवाज कट गया। अबे सेकंड शिफ्ट में बीजा है करा सबका कट गया। चेक करेगा फिर। जी सर। सेकंड में करवाने में सबका कट गया। चलो ठीक है, सबका कट गया तो बोलते हैं क्या क्वेश्चन लिखे थे आप? क्वेश्चन लिखे थे कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की विड्थ कितनी होगी, यानी चौड़ाई कितनी होगी। आंसर आप लिखें कि तीनों ही कंडीशन में बेंच की विड्थ, तीनों ही कंडीशन में बेंच की विड्थ कॉमा देके लिखेगा बेंच की हाइट से कम नहीं होगी, फिर से मिला लीजिएगा। कंडीशन में बेंच की विड्थ कॉमा बेंच की हाइट से कम नहीं होगी। देख लिए, तीनों ही कंडीशन में बेंच की विड्थ कॉमा बेंच की हाइट से कम नहीं होगी। अब ड्राइंग कर लीजिएगा एक। खुद काहे नहीं जाता है लाने के लिए? वहाँ बोल रहा है। देखिए बेंच हाइट तो ड्राइंग कर लिए थे, बेंच विड्थ कैसा होता है देखिएगा। हमको टेंशन ये हो गया, यहाँ पर 2 बेंच ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बेंच हो गया, ठीक है। एक बेंच ये हो गया और दूसरा बेंच ये हो गया, 14 नहीं सर, ठीक है। ये बेंच का क्रेस्ट कहलाता है, क्रेस्ट, और ये बेंच का टो कहलाता है। नहीं था वहाँ से। तो उसी तरह प्रत्येक बेंच का अपना क्रेस्ट अपना टो होता है। ये क्रेस्ट और ये टो हो गया, ठीक है। उसी तरह सब बेंच का अपना क्रेस्ट अपना टो होता है। तो किसी भी बेंच का जो टो होता है ना, टो से लेकर क्रेस्ट, ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है, किसी बेंच के टो से लेकर क्रेस्ट का बीच का दूरी जो होता है, ये बेंच विड्थ कहलाता है। ये बेंच विड्थ कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर कि बेंच के टो से लेकर बेंच के क्रेस्ट तक का जो बीच का दूरी होता है वो कहलाता है, सॉरी बेंच विड्थ कहलाता है। टो से लेकर क्रेस्ट का दूरी जो होता है आपका बेंच विड्थ कहलाता है, यानी बेंच का चौड़ाई, ठीक है। यही चौड़ाई तीनों ही कंडीशन में क्या होगा कि बेंच हाइट से कम नहीं होगा। जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं कि यदि किसी या मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में यदि किसी बेंच की हाइट 3 मीटर हो तो बेंच विड्थ कितनी होगी? ऑप्शन रहेगा मीटर से कम नहीं, ऑप्शन रहेगा 3 मीटर से अधिक नहीं, या तीसरा ऑप्शन रहेगा 4 मीटर, या पांचवा ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन रहेगा ABCD, चौथा ऑप्शन रहेगा नन। क्या सही होगा? 4 मीटर, 3 मीटर से अधिक नहीं, तीन मीटर से कम। कोई अलग अलग बोल रहे थे, कितना है देखो तुरंत से गड़बड़ा गया। सबको ये होगा सर, ये बोले सर, ये होगा सर 3 मीटर से कम है, मैं आप चुप हो जाओ, फिर बता रहा है। ठीक है हाइट से, ठीक है। ये बात यही बेसिक नॉलेज होता है, यही समझना वाला चीज है। माइक ऑफ करें। हम अभी लिखाए हैं, जस्ट आंसर में लिखा है कि बेंच की जो आपका विड्थ होती है ना मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, बेंच की हाइट से कोई भी मटेरियल हो, लूज मटेरियल हो, आपका कोयला हो, चाहे हार्ड रॉक हो, तीनों ही कंडीशन बोला गया कि बेंच का जो हाइट होगा, बेंच का हाइट तो पहले हम लोग डिसाइड कर लिए, बेंच का जो हाइट होगा ना, इस हाइट से कभी भी आपका कम नहीं होना चाहिए। तो मान के चलते कि बेंच का 3 मीटर है, बेंच का हाइट 3 मीटर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेंच की हाइट 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं चाहिए। हाँ 4 मीटर भी रख सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर यदि बोथ रहता तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन बोथ ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये एक तरह से बेस है, ठीक है, लेकिन इसको आप नहीं ले सकते, यहाँ पर बेस हो जाएगा 3 मीटर से कम नहीं, मतलब 3 मीटर भी हम रख सकते हैं। ये जो 3 मीटर है ना, इसको 3 मीटर रख सकते हैं, 3 मीटर से किसी भी कंडीशन कम नहीं होगा। अब 3 मीटर रखिए, 3.5 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, जो रखने रखिए, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? वो बेंच हाइट पर ही डिपेंड करता है। मान के चलिए बेंच का हाइट है आपका 1.5 मीटर है,
बेंच का हाइट 1.5 मीटर है तो उस कंडीशन में क्या होगा? बेंच का विड्थ 1.5 मीटर से कम सकते हैं सर, 2 1.5 मीटर से कम नहीं। चलिए ठीक है, इस तरह करके छांटने के लिए सीखिएगा, जरूरी नहीं कि औपचारिक हो जाएगा। कंडीशन देखिए कि कौन सा वर्ड ज्यादा सटीक है, कौन सा वर्ड ज्यादा सटीक है। इसको ड्राइंग कर लिए, मिटा दे। यस सर। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली बेंच विड्थ दिखा देना है कि किसको बेंच विड्थ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में मेजरमेंट के पर्पस से, मेजरमेंट स्पेलिंग होगा MEASUREMENT। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में मेजरमेंट के पर्पस से, मेजरमेंट के पर्पस से छोड़ी गई पिलर, मेजरमेंट के पर्पस से छोड़ी गई पिलर, मेजरमेंट के पर्पस से छोड़ी गई पिलर, हिंदी में उसको साखी भी बोलते हैं, ऑब्लिक करके साखी लिख सकते हैं, ठीक है, साखी, ठीक है। या फिर इसको, हाँ पिलर के बगल में, पिलर के ऑब्लिक देके आप साखी लिख सकते हैं, या ऑब्लिक देके विटनेस पिलर लिख सकते हैं। विटनेस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? विटनेस पिलर, WIT विटनेस पिलर लिख सकते हैं, विटनेस पिलर, ठीक है ना। चाहे साखी बोले, इसी बोलते हैं, नहीं रेवेन्यू पिलर इसको नहीं बोलते, जितना लिखा है उतना ही लिखिएगा, अपने से नहीं लिखिएगा, ठीक है। रेवेन्यू चीज को कहते हैं, आप कभी पूछिएगा हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखे, हम लिखे क्या कि मेजरमेंट के पर्पस से छोड़ी गई पिलर ऑब्लिक साखी, साखी पिलर भी बोल सकते हैं, साखी पिलर ऑब्लिक विटनेस पिलर, विटनेस पिलर की हाइट कितनी होनी चाहिए, की हाइट कितनी होनी चाहिए। फिर से मिला लीजिएगा, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में मेजरमेंट के पर्पस से छोड़ी गई पिलर ऑब्लिक साखी पिलर ऑब्लिक पिलर की हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा 2.5 मीटर से अधिक नहीं, आंसर लिखिएगा 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर, आंसर लिखिएगा 2.5 मीटर से अधिक नहीं, आंसर लिखिएगा 2.5 मीटर से अधिक नहीं यानी 2.5 मीटर से अधिक नहीं। पैराग्राफ चेंज करने में एक कंडीशन है, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, परंतु जब मेजरमेंट पिलर की हाइट, परंतु जब मेजरमेंट पिलर की हाइट, परंतु जब मेजरमेंट पिलर की हाइट 1 पॉइंट लिखिएगा, मेजरमेंट पिलर की हाइट 1.25 मीटर से अधिक हो, 1.25 मीटर से अधिक हो, परंतु जब मेजरमेंट पिलर की हाइट 1.25 मीटर से अधिक हो तो उसका बेस का डायमीटर, तो उसके बेस का डायमीटर, बेस BASE बेस, उसके बेस का डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, उसके बेस का डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, उसके बेस का डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। फिर से मिला लीजिएगा इसका आंसर को, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन लिखाए थे कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में मेजरमेंट के पर्पस से छोड़ी गई पिलर ऑब्लिक साखी पिलर ऑब्लिक विटनेस पिलर की हाइट कितनी होनी चाहिए। आंसर आप लिखे 2.5 मीटर से अधिक नहीं, पैराग्राफ चेंज करके उसी आंसर में लिखे, उसी आंसर में पैराग्राफ चेंज करके लिखे कि परंतु जब मेजरमेंट पिलर की हाइट 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर 1.25 मीटर से अधिक हो तो उसका बेस का डायमीटर
1.5 मीटर से कम नहीं होगी, तो उसका बेस का डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, अब लाइन कंप्लीट लीजिए, खाली इसको ड्राइंग से समझ जाइएगा, ड्राइंग कर भी लीजिएगा वहां पर। सर तो माइक्रोफोन को लेना चाहिए सर, ताकि क्लीन आवाज आए। बढ़िया ना। इसको आप कहीं भी तालाब खुदाई वगैरह में ना, जहाँ पर तालाब खुदाई वगैरह होता है या फिर जहाँ पर मैनुअल कटिंग होता है, कहीं पर वैसे मिट्टी का कटाई होता है गांव वगैरह में, वहां पर आप इस चीज को जरूर देखे होंगे, विजिट किए होंगे, लेकिन भले उस समय ध्यान नहीं दिए होंगे। तब थोड़ा सा अभी हम जो एग्जांपल दे रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे आप तालाब का खुदाई जब देखते हैं ना, मान के चलते हैं कि ये तालाब है, ये तालाब का जमीन है, ठीक है, जब इसमें खुदाई करते हैं तो उसमें टीम बाय टीम लोग खुदाई करते हैं, मैनुअली रूप से खुदाई करते हैं। खुदाई करते हैं कितना मट्टी कटिंग किया, उसके बेस पर उसका पेमेंट किया जाता है। तो जब वो कटिंग करता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलते कि इतना दूर से लेकर इतना दूर तक कटिंग किया, तो इतना कटिंग कर लिया, इतना गड्ढा कर लिया, ये इतना गड्ढा किया ना, तो कितना क्यूबिक मीटर मिट्टी कटिंग किया, इसके लिए ना बीच में एक पिलर छोड़ा जाता है, बीच में एक पिलर छोड़ा जाता है। इसी पिलर को, ये बीच में जो पिलर छूट गया ना मिट्टी का ही, चारों तरफ कटिंग कर दिए पूरा सर्कल में, यानी या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर में कटिंग कर दिए, तो उसके चारों तरफ जो आपका मिट्टी कटाने वाला बीच में जो पिलर छूट गया, इसी पिलर को मेजरमेंट पिलर या विटनेस पिलर कहा जाता है। ठीक है, मेजरमेंट पिलर या विटनेस पिलर कहा जाता है। सर इसको इन सीटू पिलर भी बोल सकते हैं, इन सीटू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी पिलर का हाइट बोला गया, इस पिलर का हाइट कितना बोला गया, इस पिलर का हाइट बोला गया कि ये जो हाइट होगा ना, ये जो हाइट होगा नॉट मोर देन 2.5 मीटर। ठीक है, ओवरऑल हाइट जो होगा 2.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ओवरऑल जो हाइट है वो 2.5 मीटर से अधिक नहीं। लेकिन फिर बोला गया कि जैसे ही इसका हाइट मोर देन 1.25 मीटर होती है, ठीक है ना, उसी समय इसका बेस का जो डायमीटर होगा ना, उसका बेस का जो डायमीटर होगा, वो जो बेस का डायमीटर क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 1.5 मीटर। यही कंडीशन बताया गया। ठीक है, क्या कंडीशन बताया गया, फर्स्ट कंडीशन क्या है, माइक ऑफ कर लें। समझिएगा, यहाँ पर क्या हम बोले कि जब भी कहीं मिट्टी का कटानी होता है तो कितना मिट्टी काटा गया, इसको कैलकुलेशन करने के लिए यानी मेजरमेंट करने के लिए एक पिलर बीच में छोड़ा जाता है मिट्टी का ही, उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट पिलर या इंस्टीट्यूट पिलर या फिर आपका साखी पिलर, ये सब नाम है। ठीक है, ये विटनेस पिलर, इसी का सारा नाम वही चीज है। तो उस पिलर का हाइट कितना होना चाहिए, तो बोला गया 2.5 मीटर से अधिक नहीं, क्योंकि अधिक ज्यादा हो जाता है ना तो उस कंडीशन में वो पिलर ढह के एक्सीडेंट करवा सकता है, इसीलिए बोला गया 2.5 मीटर से अधिक नहीं। लेकिन जैसे ही 1.25 मीटर से अधिक होता है, यानी 1.25 मीटर से जैसे ही अधिक होता है, तो बेस का डायमीटर को उसको बढ़ा देना है। बेस का डायमीटर किसी भी कंडीशन में 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, क्योंकि यदि आप सीधा सीधी इस तरफ पिलर खड़ा कर दिए तो कभी भी ढह सकता है। तो बेस जितना ज्यादा चौड़ा होगा वो ढहने का चांस कम होगा, अगल बगल आदमी मिट्टी कटानी कर सकता है। ठीक है, इसी पिलर को हाँ बाद में जैसे मिट्टी कटिंग हो जाता है, जैसे उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो मेजरमेंट सर्वेयर है, ठीक है, वो जैसे ही सर्वे कर लेता है कि यहाँ पर कितना मिट्टी कटिंग हो चुका है, तो जब कैलकुलेट हो जाता है तो फिर इस पिलर को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाता है। बस मेजरमेंट के लिए ही ओनली पिलर छोड़ा जाता है और कोई इसका पर्पस नहीं। ठीक है, जैसे ही मेजरमेंट हो गया कि कितना मिट्टी कटिंग हुआ, बस इस पिलर को हटा दिया जाए। क्लियर हो गया? ये आप नरेगा थ्रू, ये नरेगा वगैरह के थ्रू या फिर कहीं पे देखते होंगे मैनुअल तालाब वालाब का जब खुदाई होता है तो वहां पर देखते होंगे इस तरह का पिलर छोड़ा जाता है, छोटे छोटे पिलर आपको नजर आएगा, फिर बाद में हटा दिया जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नहीं, खाली डाटा याद रखिएगा। सर इसका बेस तो क्या क्लियर नहीं आ रहा, जब बोले बेस का जो क्या बेस हम लिखा दे रहे हैं वैसे, इसका वैसे तो हम लिखा है ना, अभी वो तो लिखा ही दिया, लाइन में लाइन तो लिखा है अभी। बेंच इधर ये जैसे मट्टी वाले बेंच देखते हैं कि सर इसका पहले इसको करते हैं क्या? फिर से बोले, क्या क्वेश्चन बोले सर? जैसे लूज मटेरियल वाला जैसे बेंच होगा तो पहले इसको देखेंगे बना के कि ऐसा ये ढह रहा है कि नहीं, इसका मतलब कंडीशन सर समझ नहीं आ रहा है, मतलब बनाने का पर्पस।
बनाने का पर्पस समझ नहीं आ रहा है? हाँ बोले और किन्हीं को समझ, बाद बाकी किन्हीं को समझ नहीं आया? बनाने का पर्पस किन्हीं को समझ नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर। सर मेजरमेंट आ गया सर। कितना काटा गया है मिट्टी वो मेजर करने का सर और प्रैक्टिकल भी किया है सर मेजरमेंट के लिए बस। इतना बार बोले ना, हम इतना बार बोले कि एक ही चीज को इतना बार हम बोल देते हैं, तो बोलते हैं कि आपका क्या सवाल आएगा हमको पता है। ये बता दीजिए कि अभी तक भी जितना भी हम कुछ लिखाते हैं, जितने बच्चे सवाल करते हैं, क्या उसका आंसर हम पहले दे चुके होते हैं या नहीं होते? दे चुके होते हैं। पहले दे चुके होते हैं। खाली ध्यान से सुनना है, माइक को कभी भी कान से हटाना नहीं है, बगल में फैमिली मेंबर नहीं रखना है, ऑटोमेटिक सुनाई देगा। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि ये जो पिलर छोड़ा जा रहा है ओनली मेजरमेंट के पर्पस से, कि कितना मट्टी चारों तरफ कटिंग हुआ। ठीक है, क्योंकि मैनुअल कटिंग हो रहा है। मैनुअल कटिंग चाहे आप बोल सकते हैं मैनुअल ओपन, ऐसा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग ऐसा कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ मैनुअल जहां पर कुदाली से गायता से मिट्टी कटिंग होता है वहीं पर बात हो रहा है। ठीक है, मैकेनाइज्ड में ऐसा नहीं होता है, मैकेनाइज्ड में ऐसा कंडीशन नहीं होता है, सिर्फ मैनुअल में ही होता है। तो मैनुअल का तीनों कंडीशन बोल सकते हैं, चाहे वो बोल सकते हैं कि लूज मटेरियल हो, चाहे आपका हार्ड रॉक हो, चाहे कोयला हो, तीनों ही कंडीशन बोला गया कि इस तरफ मेजरमेंट पिलर छोड़ा जाएगा। क्यों? इसका पर्पस है कि चारों तरफ इसका मट्टी कितना कटिंग हुआ। इसको यदि हम टॉप व्यू दिखाएं, इसका यदि टॉप व्यू दिखाएं तो देखिएगा, ये मान के चलते हैं ये एक प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इतना मट्टी कटिंग किए। ठीक है, या फिर इसका सर्कुलर ही बॉक्स बना देते हैं, सर्कुलर चारों तरफ इतना मट्टी कटिंग किए। ठीक है, तो बीच में ना एक पिलर छूटेगा, बीच में एक पिलर छूटेगा, यही हो गया मेजरमेंट पिलर। ये टॉप व्यू देखिएगा तो इस तरह नजर आएगा, टॉप व्यू देखिएगा तो यही नजर आएगा। ये टॉप वाला जो पर्सन है ना, ये टॉप वाला जो पर्सन है, यही वाला पोर्सन। ठीक है, ठीक है, वैसे ये हमको लग रहा है चौड़ाई वाला भी दिख सकता है, चौड़ा जितना चौड़ा रहेगा वो भी दिख जाएगा। तो इसके चारों तरफ कितना, चारों तरफ हम मिट्टी कटिंग किए, इससे कैलकुलेशन इसी से किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेजरमेंट पिलर। ठीक है, जैसे ही मेजरमेंट हो गया कि कितना मट्टी कटिंग हुआ, फिर इसको हटा दिया जाएगा, कोई काम नहीं है इसमें। सिर्फ मेजरमेंट के पर्पस से इस पिलर को छोड़ा जाता है। लेकिन वो मेजरमेंट के पर्पस से छोड़ा जाता है, लेकिन इसका कानून में क्यों बताया गया? क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है, ये ढह के गिर सकता है, इसीलिए हाइट विड्थ का इसमें मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि हाइट 2.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और जैसे ही हाइट 1.25 मीटर से अधिक होता है, यानी 1.25 मीटर से अधिक होता है, तो बेस का जो डायमीटर है, ठीक है, जो बेस का डायमीटर है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल भी दिए, तालाब वगैरह खुदाई में ऐसा होता है, मैनुअली जहाँ खुदाई होता है वहां पर पिलर छोड़ा जाता है बीच में, फिर बाद में उसको हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्पा का देखिएगा कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच एज यानी बेंच का किनारा बोल सकते हैं। बेंच एज के कितने मीटर के रेडियस में, या बेंच एज के कितने मीटर के अंदर लिखिएगा, बेंच एज के कितने मीटर के अंदर कोई ट्री TREE यानी पेड़ पौधा, कोई ट्री कॉमा लूज स्टोन LOOSE STONE लूज स्टोन या डेब्रिस नहीं होनी चाहिए, डेब्रिस DEBRIS, डेब्रिस नहीं होना चाहिए। डेब्रिस मतलब लूज पत्थर होता है। फिर से मिला लीजिएगा, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच एज के कितने मीटर के अंदर कोई ट्री कॉमा लूज स्टोन या डेब्रिस नहीं होनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए।
ठीक है, तो इसको कैसे इमेज कर सकते हैं, इसका आंसर वैसे लिख लीजिएगा, उसका इमेज हम करवा देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा, इधर हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा एक बाउंस हुआ था, सुनाई दे रहा था ना अभी? हाँ सर, दे रहा था, पूरा सुना दे रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद इन 3 मीटर। इसका आंसर लिखिएगा विद इन 3 मीटर, या हिंदी में लिख सकते हैं 3 मीटर के अंदर। आंसर हो जाएगा 3 मीटर के अंदर, विद इन 3 मीटर, विद इन 3 मीटर। वही हम इमेज करवाते रहे, वही तो हम इसीलिए तो ड्राइंग है, आपको पूछने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखिए ये बेंच हो गया ना, ये बेंच हो गया, ये इसका क्रेस्ट को ही एज बोलते हैं, जो क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट को ही एज बोला जाता है, एज, एज बोला जाता है। इस एज से 3 मीटर के अंदर, एज से 3 मीटर, ठीक है, एज से 3 मीटर के अंदर मैंने कहीं भी लूज पत्थर वगैरह, डेब्रिस, या फिर बोल सकते हैं कि कोई पेड़ पौधा वगैरह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सीडेंट करवा सकता है, एज किनारे में रहने से क्या होता है, नीचे गिर के एक्सीडेंट करवा सकता है, इसीलिए 3 मीटर के अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, साइन हो गया तो लोग का यहाँ अटेंडेंस पास नहीं बनवाया, अटेंडेंस हो गया है, कहाँ हुआ? ठीक है, वहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है सर, वैसे क्वेश्चन लिखा नहीं रहे हैं, जस्ट जहाँ से हम लिखा है ना कि 3 मीटर के अंदर में कोई भी लूज पत्थर वगैरह नहीं रहेगा, उसी के नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है रेगुलेशन, उसी में 105 में अंडरकट, उसी अंडरकट को खाली दिखा दे रहे हैं कि अंडरकट बोलते किसको है, उसी को बेंच में डिजाइन करके बताते हैं। नहीं किसी अभी हम अटेंडेंस में, उसी के नीचे ड्राइंग करके लिख लीजिए कि अंडरकट किसको कहते हैं, अंडरकट। ठीक है, ये कोई बेंच है, ठीक है, तो बेंच में ही नीचे में इस तरह करके यदि ये स्लोप मेंटेन ना हो और यहाँ पर मटेरियल यहाँ से हट गया हो, ठीक है, ये ऐसा कंडीशन होगा ना, ठीक है, ऐसा कंडीशन होगा, या आपका हो सकता है जनरली ऐसा ही कंडीशन रहेगा, ये ऊपर में कुछ ऊपर में भी ऐसा हो सकता है, तो अंडरकट ही कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया अंडरकट, ये अंडरकट हो कहलाता है, अंडरकट। ठीक है, और यदि मान के चलते हैं कि यहाँ पर और एक चीज दिखाते हैं, इस बेंच में, नीचे वाले बेंच में यदि ऊपर में इस तरह करके झूला बना हो, इस तरह करके झूला बना हो, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ओवरहैंग, ओवरहैंग, ये दो चीज का नाम याद रखें, ओवरहैंग। ठीक है, ये अंडरकट हो गया बेंच में और ये ओवरहैंग हो गया, ये फेस में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही जगह हो सकता है, फेस में भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है, बेंच के साइड में भी या बेंच फेस में भी, दोनों ही जगह ऐसा कंडीशन हो सकता है, अंडरकट और ओवरहैंग, ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो इसको ड्रेसिंग करके इसको स्लोप मेंटेन करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सीडेंट का रीजन। सर बेंच का फेस सर वो होगा सर, जो लाइन लंबा करता है वही होगा। क्या बोले? बेंच का फेसेस कौन सा होगा, जो स्लोप होता है सर वही होगा ना? हाँ वही होगा फेस, ये जैसे बेंच आपका, ये बेंच डिजाइन किए हैं, ये फेस होगा, ये फेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। कितना टाइम हो गया? टाइम खाना पहुंचा कहाँ गया? चलिए 106 से लिखते हैं। एक मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग आपका कंप्लीट हो चुका है, 105 वाला जितना क्वेश्चन आंसर था। 106 से लिखिएगा, 106 से लिखिएगा।
क्वेश्चन लिखेगा कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्क, ऐसा लिखेगा, रेगुलेशन को नोट करके लिखेगा। क्वेश्चन लिखेगा रेगुलेशन 106 के अनुसार, रेगुलेशन 106 के अनुसार मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में, रेगुलेशन 106 के अनुसार, रेगुलेशन 106 के अनुसार मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की हाइट कितनी होगी। रेगुलेशन 106 के अनुसार, रेगुलेशन 106 के अनुसार मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की हाइट कितनी होगी, बेंच की हाइट कितनी होगी। फिर से क्वेश्चन मिला लीजिएगा, रेगुलेशन 106 के अनुसार मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की हाइट कितनी होगी, बेंच की हाइट। ठीक है ना। तो लास्ट हम लोग एक बार मैनुअल में पढ़ चुके हैं कि उसमें 3 कंडीशन लिखे थे, लेकिन इसमें कंडीशन वही है, 3 वही, लेकिन एक जगह पर दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, वो को अलग रखा गया। इसमें 2 कंडीशन होगा। आंसर लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, आंसर लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा एलवीएल सोयल, एलवीएल सोयल ALLUVIAL, एलवीएल सोयल SOIL सोयल, एलवीएल सोयल कॉमा मोरम, मोरम कॉमा ग्रेवेल, ग्रेवेल GRAVEL ग्रेवेल कॉमा क्ले, क्ले कॉमा डेब्रिस, डेब्रिस, डेब्रिस एवं, एवं कोल, कोल के केस में, एवं कोल के केस में बेंच की हाइट, कोल के केस में बेंच की हाइट, बेंच की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, बेंच की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, बेंच की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। सर कोल और हार्ड रूफ सेम है ना सर? नहीं, यही तो हम इसीलिए तो बोले हैं कि इसमें ना, इसमें जो लूज मटेरियल जितने हैं और कोयला, सॉरी मिस्टेक किया हम लोग, एक मिनट, कोल नहीं हो, कोल नहीं, मिस्टेक हम किए हैं, मिस्टेक हम किए। इसमें ETC लिख दीजिएगा, जहाँ पर कोल लिखा है वहाँ पर ETC कर दीजिएगा, मिस्टेक को हमसे। ठीक है, फिर से मिला लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट भीड़ यहाँ बढ़ गया है, जिसके अंदर सारा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। क्या लिखे फर्स्ट पॉइंट में, एलवीएल सोयल, फिर से मिला लीजिएगा सब पॉइंट, एलवीएल सोयल कॉमा मोरम कॉमा ग्रेवेल कॉमा क्ले कॉमा डेब्रिस, ETC से बने, ETC कोयला को काट के ETC कर दीजिए, कोयला को काट के ETC कर दीजिए, ETC से बने, से बने बेंच की हाइट, से बने बेंच की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। फिर से मिला लीजिएगा, एलवीएल सोयल मोरम ग्रेवेल क्ले डेब्रिस ETC से बने बेंच की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जहां 3 मीटर लिखे है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि एक बार में नजर आ जाए। 3 मीटर को अंडरलाइन कर लीजिए। सेकेंड कंडीशन लिखिएगा, 2 ही कंडीशन इसमें, सेकेंड कंडीशन लिखिएगा। सेकेंड कंडीशन लिखिएगा, कोल, कोल यानी कोयला, कोल एवं हार्ड रॉक के कंडीशन में, कोल एवं हार्ड रॉक के कंडीशन में, कोल एवं हार्ड रॉक के कंडीशन में बेंच की हाइट, कोल एवं हार्ड रॉक के कंडीशन में बेंच की हाइट, बेंच की हाइट एक्सकावेटर मशीन, एक्सकावेटर EXCAVATOR एक्सकावेटर, एक्सकावेटर मशीन के डिगिंग हाइट, एक्सकावेटर मशीन के डिगिंग हाइट या रीचेबल हाइट से अधिक नहीं होगी, या रीचेबल हाइट से अधिक नहीं होगी, या रीचेबल हाइट से अधिक नहीं होगी। ठीक है, फिर से मिला लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट में लिखाए हैं कि कोल, कोल एवं हार्ड रॉक के केस में, हार्ड रॉक के केस में बेंच की हाइट, बेंच की हाइट एक्सकावेटर, एक्सकावेटर EXCAVATOR, एक्सकावेटर को शॉवेल मशीन बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक्सकावेटर मशीन
एक्सकावेटर मशीन को आप शॉवेल मशीन बोल सकते हैं, ब्रैकेट में आप शॉवेल मशीन लिख सकते हैं समझने के लिए, शॉवेल मशीन। ठीक है, एक्सकावेटर मशीन के डिगिंग हाइट, डिगिंग हाइट या रीचेबल हाइट, REACHABLE, रीचेबल हाइट से अधिक नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखे हैं फिर से मिला लीजिएगा। सेकंड कंडीशन में कोल एवं हार्ड रॉक के केस में बेंच की हाइट एक्सकावेटर मशीन यानी शॉवेल मशीन के डिगिंग हाइट या रीचेबल हाइट से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसके नीचे ड्राइंग कर लीजिएगा, इसके नीचे ड्राइंग कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ये मान के चलते हैं बेंच है ये। ठीक है, तो जनरली माइंस में दो तरह के शॉवेल यूज होते हैं, वैसे टाइप तो बहुत सारे हैं लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल पर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है बैकहो और एक होता है आपका फ्रंट लोडर। ठीक है, तो बैकहो शॉवेल इस तरह का वर्किंग करता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बैकहो शॉवेल ये है, ये बैकहो शॉवेल है, इसका जो बूम होता है ना इस तरह करके आपका होगा, बकेट बूम के साथ अटैचमेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया बकेट इसका। ठीक है, ये ऑपरेटर बैठा रहेगा, ऑपरेटर केबिन हो गया। ये हो गया, ये जो शॉवेल है ना जहां तक इसका बकेट रीच कर पा रहा है, ठीक है, जहां तक पहुंच पा रहा है या जहां तक डिगिंग कर पा रहा है, कुछ भी होगा, डिगिंग और रीचेबल दोनों का मीनिंग सेम समझिएगा। ठीक है, जहां तक इसका बकेट रीच कर पा रहा है या फिर डिग कर पा रहा है, डिगिंग कर पा रहा है, जहां तक खोद पा रहा है, तो क्या उससे बेंच का हाइट अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो बेंच का हाइट होगा ना, ये बेंच का हाइट मतलब जहां तक बकेट पहुंच पा रहा है वही इसका बेंच हाइट होगा। ठीक है, वही इसका बेंच हाइट होगा, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके केस में हो गया। यदि कोई फ्रंट लोडर है, यदि कोई फ्रंट लोडर है कोई शॉवेल, ठीक है, यदि कोई फ्रंट लोडर है इस तरह का फ्रंट लोडर है, तो इसका बूम जो होगा ना ये इस तरह बूम होगा। ठीक है, ये बूम होगा और ना ये इस तरह करके इसका शॉवेल होगा, इसका बकेट। कैसा था देख लिए? टूट जा रहा है, क्लियर आता है, आईफोन से रिकॉर्डिंग करता है। आईफोन से लाल यहाँ दाब दिया। क्या हुआ? ये वाला क्या? ये इसको अभी जो छापा हुआ वाला चित्रों का नाम क्या है? शॉवेल नहीं। ठीक है, इसका बकेट दोनों ही कंडीशन में बकेट कहां तक पहुंच पा रहा है, दोनों ही कंडीशन में बकेट कहां पर पहुंच पा रहा है। जैसे ऊपर से यदि कोई शॉवेल लग रहा है, ये बैकआउट टाइप शॉवेल हो गया, तो ये जहां तक नीचे तक जहां तक डिग कर पा रहा है ना, तो बेंच का हाइट उससे अधिक नहीं होगा। और इस तरह फ्रंट लोडर रहेगा तो इसका बकेट कहां तक ऊपर पहुंच पा रहा है, कहां तक रीच कर पा रहा है, तो ये उस कंडीशन में बेंच हाइट उससे अधिक नहीं होगा। ये हो गया बेंच हाइट, ये हो गया बेंच हाइट, उससे अधिक नहीं। ठीक है, दोनों के केस में यही हो गया। हाँ, पहले ये पुराना कंडीशन में क्या था, जो पुराना इससे पहले का जो कानून था उसमें कंडीशन था कि बूम हाइट से अधिक नहीं होगा, वो कानून खत्म हो चुका है। अभी रेगुलेशन में यही दोनों कानून बताया गया है। ठीक है, रीचेबल हाइट इसको बोल सकते हैं, इस पॉइंट को बोल सकते हैं रीचेबल, रीचेबल रीचेबल हाइट या डिगिंग हाइट बोल सकते हैं, डिगिंग हाइट, डिगिंग हाइट। ठीक है, इसका भी रीचेबल हाइट या डिगिंग हाइट, या इसका भी रीचेबल हाइट या डिगिंग हाइट। ठीक है, यही हाइट से अधिक नहीं होता है आपका बेंच का। क्लियर समझे या नहीं समझे फिर से बोल सकते हैं। समझ गया सर? रीचेबल हाइट और डिगिंग हाइट का ऊपर क्या लिखे सर? बकेट, वो बकेट लिख दिए, बकेट को शो किया कि बकेट कहां तक पहुंच पा रहा है, बकेट लिख, बकेट लिख। ठीक है, पुराना कानून क्या था, पुराना भी बता के रख दे रहे हैं। पुराना कानून था कि ये जो पुराना कानून था, ये जो बूम है ना, ये बूम पुल्ली, ये इसको बूम पुल्ली कहते थे। ये बूम हो गया, ये आपका ये बूम हो गया। ठीक है, बूम हो गया और ये इसका पुल्ली कहलाता था, ये इसका पुल्ली कहलाता था। इसका पुल्ली का जो सेंटर पॉइंट होता था ना, वही हाइट बेंच का हाइट रहता, उससे अधिक नहीं होती।
ठीक है, पुराना कानून था, लेकिन ये खत्म हो चुका, ठीक है। ड्राइंग जरूर कर लीजिएगा, ड्राइंग नहीं होगा बाद में समझ नहीं आएगा। सर ये वाला बोले हैं बैक हो, और ये वाला क्या था? ये फ्रंट लोडर बोल सकते हैं, वैसे तो रॉफ सॉवेल के डिजाइन हम किए हैं। देखिए बहुत सारे मैकेनिज्म के कंडीशन पर, वर्किंग प्रिंसिपल कंडीशन पर, या फिर बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर सॉवेल को अलग अलग टाइप में बताया गया, जो हम ओपन कास्ट मशीनरी में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल तरीके से दो उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताए हैं कि एक जिस बेंच में बोल सकते हैं कि एक जिस बेंच को काटता है ना, उसी बेंच मतलब जिस बेंच को बैठता है उसी बेंच को काटने का काम करता है, और एक होता है कि जिस बेंच में बैठता है उसके सामने वाले बेंच को उठाने का काम करता है, सामने वाला बेंच, ठीक है। और ये हो गया कि जिस बेंच में बैठा है उसी बेंच को काटने का काम करता है या मटेरियल उठाने का काम करता है, जस्ट लाइक कालिदास के प्रिंसिपल की तरह। कालिदास का नाम सुने हैं? सर हो गया ना? हाँ सर, यस सर, सुने हैं ना? चलिए ठीक है। कालिदास का क्या प्रिंसिपल था? उसका प्रिंसिपल क्या था? जो डाली में बैठा है ठीक है, जिस डाली में बैठता है उसी डाली को काटता है। तो ये मेरा सॉवेल भी ना वही काम करता है, सेम काम कि जिस बेंच पे बैठता है उसी बेंच को काटने का काम करता है। ये कालिदास वाला प्रिंसिपल अप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन ये सामने वाला, तो इसको हम लोग बैकहो कहते हैं। ये आपका इस सॉवेल का नाम हो गया बैकहो, बैकहो सॉवेल कहते हैं, बैकहो HOE हो, बैकहो सॉवेल, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट लोडर, ठीक है ना, फ्रंट लोडर, ठीक है। ये बैकहो, ये फ्रंट लोडर। फ्रंट लोड के केस में आपका बकेट जहां तक ऊपर उठ पाता है वो बेंच का हाइट हो जाएगा, और बैकहो केस में जहां तक नीचे डिग कर पाता है वो उसका हाइट हो जाएगा। क्लियर? जी सर फ्रंट लोडर में सर डॉटेड सर क्या है? वो पुराना कानून बताए थे, पुराना कानून अभी बताए थे कि वो ये जो बूम हाइट होता था ना, पुराना कानून था कि किसी भी बेंच की हाइट मशीन के बूम हाइट से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कानून था। लेकिन उस कंडीशन में ये मशीन यदि यूज करते हैं ना तो फिर कानून फेल हो जाता है। इसीलिए नया कानून आया कि दोनों ही केस में बता दिया कि रीचेबल हाइट या डिगिंग हाइट। अब बूम हाइट वाला कंडीशन हट गया, ठीक है। पहले ये बूम कहलाता था, बूम का जो हाइट होता था ना वही बेंच का हाइट होता था, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कानून खत्म हो चुका है, ठीक है। क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है। आज क्लास थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किए थे जिसके कारण से आपका दिक्कत हुआ, ठीक है। इधर गया इसका, आज हम लोग चूंकि आपका 8 से रहता है, इन लोग को हम 10 से टाइम दिए थे, तो चूंकि आप लोग का 8:30 हमको मजबूरी में करना पड़ा, मेरा टाइम तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए आप लोग का यही खत्म कर रहे हैं क्लास को 4 मिनट पहले ही। आज कोई क्लास में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। आज कितना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास एसएमपी है, मैसेज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। कोई नया क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा। एसएमपी के बाद